सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है। बच्चों, बोर्ड एग्जाम नियर आता जा रहा है और अब समय आ गया है कि आप जो है प्रैक्टिस पेपर से अपने बोर्ड की तैयारी करें। तो इसी के लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा जो दिल्ली सरकार का है उसने बच्चों के लिए प्रैक्टिस पेपर जारी किया है 12th क्लास के लिए। तो इस वीडियो में हम उसी पेपर के सोल्यूशन के बारे में जानेंगे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं उस पेपर का सोल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, दूसरी दुनिया का पतन, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला या रूसी क्रांति। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे फ्रांस, रूस, चीन तो है पर जर्मनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी देश को उचित कारणों यानी कि आत्मरक्षा के लिए या दूसरों का जल संघार से बचाने के लिए युद्ध करना पड़ता है। तो इसको कौन सा युद्ध कहते हैं। ये वास्तव में आपका न्याय युद्ध है जिसमें कि आपको जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। भारत ने 1974 में और 1998 में परमाणु परीक्षण किए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये आवश्यकता है, यानी कि दोनों कथन ठीक है और व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक क्या है। तो बच्चों भारतीय सुरक्षा रणनीति का जो तीसरा घटक है वो है देश की अंदरूनी समस्याओं को निपटने की तैयारी। जो आपकी एनसीईआरटी बुक दे रखी है उसमें ये तीसरे नंबर पे आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, 1962 में चीन ने किस देश पर हमला किया। तो आपको बताया 1962 में भारत और चीन के बीच में हमला हुआ था, युद्ध हुआ था। ए और बी का मिलान करना है बच्चों। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ। चीनी क्रांति, भारत पाकिस्तान युद्ध और जनता पार्टी की सरकार। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, 1954 में किन दो नेताओं ने पंचशील घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किए। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू और जनरल चाउ एन लाई। क्वेश्चन नंबर 9, 1990 में किस सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। तो बच्चों आपको बताइए राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी और उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो पीपी सिंह थे। उन्होंने फैसला किया था कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने का। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आतंकी संगठन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार था। तो इसमें एलटीटी था जिन्होंने जो है श्रीलंका के मुद्दे पर जो है राजीव गांधी जी की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्न में कथन ए और कारण को दिया गया है, सही उत्तर में निशान लगाइए। 1991 में नई आर्थिक नीतियों का आंदोलनों और संगठनों के द्वारा आलोचना की गई। बहरहाल जिस अवधि में जितनी सरकारें बनी सबने नई आर्थिक नीति पर अमल किया। तो बच्चों ऊपर वाला भी ठीक है और उसके बाद बेशक सबने आलोचना करी हो पर जो सारी सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक नीति के पक्ष में थी। क्वेश्चन नंबर 20, 1989 के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को जो आरक्षण मिला था उसके समर्थकों और विरोधियों के बीच में जो विवाद चला था उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं मंडल मुद्दा, यानी कि जो मंडल कमीशन का मुद्दा था उसको इसमें कहा जाता है। ये बच्चों एक एक नंबर का हमारा टॉपिक कवर हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यूरोपियन संघ की कोई दो सीमाएं लिखिए। बच्चों तो यूरोपियन संघ की अगर दो सीमाओं की बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एक तो लिस्बन संधि थी, उससे जो है देशों को बाहर जाने का डर था। दूसरा यूरो मुद्रा को नहीं मानते थे कुछ देश जो है। तीसरा एक दूसरे के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं लड़ाई भी लड़ने लेते थे या असहमत भी हो जाते थे। इराक वॉर के संबंध में हमने ऐसा देखा था। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के पीछे क्या कारण थे। बच्चों आपको पता है 1971 में वॉर हुआ था और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया था। तो क्या कारण था कि भारत ने इसमें हस्तक्षेप किया। नंबर 1, इनके पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच के डिस्प्यूट की वजह से भारत में जो लगातार जो है कहीं ना कहीं घुसपैठ बढ़ती जा रही थी जिसकी वजह से भारत को समस्या उत्पन्न हुई। तो भारत ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहीं ना कहीं पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा जो है दमन किया जा रहा था पूर्वी पाकिस्तान वालों का, जिसकी वजह से जो है बांग्लादेश अस्तित्व में आया और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो अलग अलग हो गए। कहने का तात्पर्य क्या है, पाकिस्तान के जो दो टुकड़े थे वो अलग हो गए, एक बांग्लादेश बन गया। क्वेश्चन नंबर 15, सुरक्षा नीति में शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है। बच्चों सुरक्षा नीति में शक्ति संतुलन का तात्पर्य होता है कि अपने आप को दूसरे देश के बराबर रखना। बराबर करने के लिए आप जो है अपने हथियार बना सकते हैं, अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए आप जो है समूह बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शक्ति संतुलन का मतलब यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर है और बैलेंस ऑफ पावर का तात्पर्य ये सीधा सीधा सा है कि अपनी शक्ति को बढ़ाना,
ताकि उसके सामने वाले विरोधी के बराबर लेके आना, ताकि लड़ाई ना हो सके, जिसके लिए समूह बनाए जा सकते हैं और हथियारें बढ़ाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, वामपंथ और दक्षिण पंथ क्या है? लेफ्ट विंग और राइट विंग। लेफ्ट विंग, अगर राइट विंग की बात करें बच्चों, जो वामपंथी लोग थे वो आर्थिक, सामाजिक, जातीय समानता के लिए कार्य करते थे, और वो बेसिकली मजदूरों और किसानों की बात करते थे। यानी कि जो लेफ्ट विंग वाले थे वो मजदूरों और किसानों की बात करते थे, वो ऐसी नीति की वकालत करते थे जो उनको लाभ पहुंचाए। वहीं जो दक्षिणपंथी लोग थे वो अर्थव्यवस्था, पूंजीपति वर्ग और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते थे। कहीं ना कहीं जो दक्षिणपंथी हैं वो फ्री इकोनॉमी की बात करते थे, सरकार के कम से कम हस्तक्षेप की बात करते थे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। भारत की विदेश नीति के दो तत्वों की व्याख्या कीजिए। अगर हम भारत की विदेश नीति के दो तत्वों की बात करें तो सबसे पहले तो भारत की विदेश नीति के कई तत्व हैं, उसमें रंग भेद का विरोध किया है। यानी कि भारत की विदेश नीति हमेशा ये कहती है कि किसी भी रंग भेद के खिलाफ है। दूसरी बात, गुटनिरपेक्षता का समर्थन किया है। गुटनिरपेक्षता आपको पता ही है कि एक समय ऐसा आया, अमेरिका और सोवियत संघ जो है गुटबाजी करने में लगे हुए थे। उस टाइम जो है भारत ने जो है गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया और किसी गुट में शामिल नहीं हुआ। फिर तीसरा ये कि भारत जो है साम्राज्यवाद का विरोध करता है। भारत कहता है कि कोई किसी देश को गुलाम ना बनाए। इसमें से किसी दो को आप जो है आंसर में लिख देंगे। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 1962 के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र में आए किन्हीं दो परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। बच्चों आपको पता है कि 1962 में हमारा चाइना के साथ वॉर हो गया। चाइना के साथ वॉर होने के बाद हमें काफी कुछ सीखने को मिला और काफी कुछ हमें परिवर्तन करने को मिले। तो सबसे पहला हमने परिवर्तन क्या किया? नंबर 1, सैन्य खर्चों में वृद्धि कर दी। कहने का तात्पर्य क्या है कि सेना की कमजोरी निकल के आई, तो हमने जो है सैन्य खर्चे पे कहीं ना कहीं वृद्धि कर दी। जीडीपी का 2 से 4% खर्चा करने लगे। कहने का तात्पर्य क्या, जो 2% खर्चा हो रहा था वो 4% हम करने लगे। दूसरा, सुरक्षा के लिए अब हमें लगने लग गया कि परमाणु परीक्षण की आवश्यकता है, तो हमने परमाणु परीक्षण पे काम करना शुरू कर दिया। और आपको पता ही है कि 1974 और 1998 में हमने भारत ने परमाणु परीक्षण किए। कहने का तात्पर्य क्या है कि चाइना से वॉर होने के बाद जो है भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया, भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया और भारत ने सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। बच्चों इस तरह आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन कवर होते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। खंड सी पे 20 नंबर का रहेगा। भारत और नेपाल के बीच संबंधों में किन्हीं दो सहयोगों और बाधाओं की बात करें। अगर भारत और नेपाल की बात की जाए तो भारत और नेपाल के बीच के सहयोग ये है कि नेपाली सेना को सहायता, गोरखा रेजिमेंट में 3200 सैनिक है। कहने का तात्पर्य क्या है कि भारत की अगर उसमें देखे जाए तो नेपाली रेजिमेंट में 3200 सैनिक है, कम से कम 32,000। और नेपाल को जो बिजली आपूर्ति करने का काम जो है भारत करता है। कहने का मतलब क्या है कि नेपाल से जो रेजिमेंट है वो भारतीय सेना में शामिल है और कहीं ना कहीं नेपाल को भारत जो है बिजली प्रोवाइड कराता है। नेपाल के साथ कुछ विवाद भी देखने को मिल जाएंगे बच्चों। पहला ये कि नेपाल जो है ज्यादा चीन के दबाव में काम करता है। चाइना की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं नेपाल को प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से वो भारत के साथ डिस्प्यूट कर रहा है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं नेपाल के रास्ते से जो है आतंकवादी घटनाएं के लिए जो आतंकवादी है वो भी आ जाते हैं, जो वो भारत के लिए एक समस्या का कारण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 4 एजेंसियों के बारे में बताइए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कई एजेंसी है बच्चों, उसमें से 4 के ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पे। इसका जो आंसर है हमने आगे लिखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा वहां से डिटेल से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का ये आंसर ये था कि 4 एजेंसियां हैं। सबसे पहली है आईएलओ। आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो श्रमिकों की समस्याओं को हल करने की बात करती है, उचित वेतन देने की बात करती है, समान वेतन देने की बात करती है। दूसरी एजेंसी है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली स्वास्थ्य स्वच्छता समस्याओं से बात करती है, महामारी से लड़ने की बात करती है, वैक्सीन वगैरह उपलब्ध कराने के लिए कार्य करने की बात करती है। तीसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, जो गरीबी से लड़ने के लिए, संसाधन प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता अन्य देशों को प्रदान करता है। चौथी प्रमुख संस्था है यूनिसेफ, जो बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करती है और बच्चों के संबंध में उसको खर्च करती है। तो कहने का तो मतलब ये है कि ये 4 प्रमुख संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, जो यूएनओ के तहत जो है काम करती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि आर्थिक वैश्वीकरण को पुनः उपनिवेशीकरण है, कथन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ लोगों का मानना यह है कि आर्थिक वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद को बढ़ाया है, और कहीं ना कहीं आर्थिक वैश्वीकरण के नाम पे जो है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो वैश्विक कंपनियां हैं, जो एमएनसी कंपनियां हैं, वो कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रही हैं।
तो उसमें हम जानेंगे वामपंथी के लोगों का कहना ये है कि इससे उपनिवेशवाद बढ़ रहा है। मतलब लेफ्टिस्ट का कहना ये है कि वैश्वीकरण के आने से कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों का राज हो गया है, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तौर पे जो है वो अपना प्रभुत्व साम्राज्य स्थापित कर रखी है, अपने प्रोडक्ट को बेच रही है, दूसरे को आने नहीं दे रही, जिससे कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद बढ़ रहा है और लोकल अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। पक्ष वालों को ये लगता है कि जो रोजगार है, कहीं ना कहीं वैश्वीकरण से रोजगार बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौका मिला है। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट दिखाने हैं, पक्ष वाले भी विपक्ष वाले की। पक्ष वाले का तो आपने बता ही दिया कि रोजगार, उत्पादन, संस्कृति की बात करते हैं, और विपक्ष वालों को लगता है कि उपनिवेशवाद इसी से बड़ा है, घरेलू अर्थव्यवस्था को तबाह करने में वैश्वीकरण का बहुत बड़ा रोल रहा है। 21वीं इकाई ऑप्शन नंबर बात करेंगे कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों की संक्षेप में परीक्षण कीजिए। बच्चों, अगर वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण के कई प्रभाव है, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। जो अगर हम राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो ये कहा जाता है कि वैश्वीकरण के आने से सरकार की सत्ता में कमजोरी आई है, कहीं ना कहीं सरकार की डिसीजन लेने की पावर को कमी आई है। कहने का तात्पर्य क्या है कि लोग ये आरोप लगाते हैं कि वैश्वीकरण से जो है सरकार के डिसीजन मेकिंग क्षमता कमजोर हुई है, और बाहर की कंपनियां सरकार की कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग क्षमता को कम कर रही हैं और अपना प्रभुत्व कायम कर रही हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना यह है कि राजनीतिक प्रभाव कम नहीं हुआ है। अब सरकार के पास कई तरीके हैं जिससे लोगों का डेटा इकट्ठा कर रखा है, और उस डेटा के माध्यम से सरकार जो है लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको दोनों पक्षों के बारे में बता देना है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 पे हम चलते हैं कि 1975 जब आपातकाल लगा था तो उसके घोषणा के क्या परिणाम हुए, किन्हीं 4 परिणामों को बताइए। बच्चों, आपको बताइए कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, आर्टिकल 352 के तहत। आर्टिकल 352 में क्या होता है कि केंद्र सरकार जो है आपातकाल लागू करती है, जिसमें जो संघीय ढांचा होता है वो निष्प्रभावी हो जाता है, और सारी शक्तियां जो है केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती हैं। तो उस दौरान क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो प्रेस की सेंसरशिप कर दी गई। ये कहा गया आप जो भी छापोगे तो सरकार को दिखा के छापोगे, और सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छापोगे। दूसरी बात, निवारक नजरबंदी। आपको पता है मीसा कानून, मीसा कानून मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत ये कहा गया कि जिस पे भी डाउट है उसको उठा लेते थे। कहने का तात्पर्य क्या है, जिसको भी डाउट होता था, संदेह होता था, उसको उस आधार पे गिरफ्तार कर लेते थे। यानी कि मीसा कानून का बहुत बड़े लेवल पे दुरुपयोग किया गया। नंबर 3, संजय गांधी के द्वारा जबरन नसबंदी कर दी गई, जो भी काफी असंतोष का कारण बना। और नंबर 4 जो मेन काम किया गया था वो ये था, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जितने बड़े बड़े नेता थे उनको जो है आपातकाल के दौरान जो है जेल में डाल दिया गया था। और भी कई घटनाएं होती, तो 4 घटनाओं के बारे में आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं 1975 के आपातकाल से कई सबक सीखने को मिले, किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। अगर हम आपातकाल से सबकों की बात करें तो मेन सबक ये था कि पहले था कि लोकतंत्र को हटाना मुश्किल था। अगर सरकारों को ये लगता था कि आप लोकतंत्र को हटा दोगे तो ऐसा संभव नहीं था। आप कितना भी संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग कर ले, कुल मिला के लास्ट में आपको जनता के सामने आना पड़ेगा और जनता की बात को मानना पड़ेगा। तो इस तरह से लोकतंत्र को हटाना बड़ा मुश्किल था। दूसरी बात ये भी निकल के आया कि संविधान के कुछ कमजोर पहलू हैं जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने 352 का प्रयोग मात्र इस बात के लिए कर दिया, इंटरनल गड़बड़ी के आधार में, तो जो कि बहुत ही निंदनीय था कि इंटरनल गड़बड़ी के आधार पे आप इतना बड़ा स्टेप ले सकते हो, वो ठीक नहीं था। तीसरा, लोग अपने अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक हुए। लोगों को लगने लग गया कि कहीं ना कहीं जो उनके अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया गया, उनसे कहीं ना कहीं उनको बहुत नुकसान हुआ है। चौथा ये है कि जो सरकारें हैं वो भी कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है वो भी लोगों की सुरक्षा में लग गई, लोगों के अधिकारों को सजग करने में लग गई। ठीक है, तो आप इन 4 पॉइंट में से कोई सा भी लिख देंगे। 4 पॉइंट पूछे, चारों लिख देना। क्वेश्चन नंबर 23, आपातकाल के दौरान भाजपा के उदय के ऊपर बात कीजिए। बच्चों, भाजपा की अगर हम बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी का जो उद्भव हुआ था वो जनसंघ से हुआ था। जनसंघ के बारे में आपको पता ही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है इसकी स्थापना करी थी। और 77 के बाद जो है जनसंघ का जो है जनता पार्टी में विलय हो गया। जब इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था आपातकाल के बाद, तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और जनता पार्टी में जो है पूरी जनसंघ का विलय हो गया था। बाद में क्या हुआ कि थोड़ी खटपट होनी शुरू हो गई, जब जनता पार्टी का जो विलय हुआ। मुद्दा आरएसएस की सदस्यता का था। कुछ लोग आरएसएस की उसमें जाते थे, तो कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से मनमुटाव हो गया। और फाइनली बाद में क्या हुआ कि वाजपेयी द्वारा और कई लोगों के द्वारा जो है अलग पार्टी बना ली गई, और उस तरह से बीजेपी का गठन कर दिया गया।
उसके बाद अगर हम बात करें तो राम मंदिर का मुद्दे से बीजेपी का बहुत बड़ा विकास हुआ। आपको पता ही है कि लाल कृष्ण अडवाणी के द्वारा जो है 1990 के बाद जो है ये दौर शुरू हुआ राम मंदिर के मुद्दे का, जिन्होंने पकड़ा और मस्जिद विवाद में जो है कहीं ना कहीं बीजेपी वो उभर के आई, और उसका परिणाम ये निकल के आया है कि लाल कृष्ण अडवाणी ने जो है बहुत बड़े लेवल पे लीड किया पार्टी को, और बीजेपी उभर के आई, और जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भी बड़े बड़े नेता थे। फिर उसके बाद 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी, 98 में बनी, और 1999 में 5 साल की सरकार इन्होंने चलाई। तो इस तरह बीजेपी का लगातार जो है विकास होता गया। वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के बहुमत की सरकार है, और उसके साथ साथ तब भी उन्होंने जो है अलायंस किया हुआ है, जिसको हम एनडीए कहते हैं। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी है। तो इस तरह से आपके ये 4-4 नंबर के भी मेन मेन पॉइंट खत्म हो गए। अब हम बात करेंगे पैराग्राफ की। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पे यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, नैतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेशी नीति और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। कहने को मतलब कि यूएनओ के जो लोग हैं आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। यही कारण है कि इराक पर हम अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी उनके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस के इस मसले में खिलाफ थे। यूरोपियन संघ के कई नए सदस्य भी अमेरिका गठबंधन में थे। आपको अभी ऊपर भी पढ़ा था कि कई यूरोपियन संघ के देश है आपस में टकराव पैदा कर लेते हैं। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लगभग कार्यक्रम को लेकर काफी नाराजगी थी, तो ये उसमें यूरोपियन संघ की सीमाओं में भी आपका आ जाता है, ये जो मेन पॉइंट थे। अब मेन टॉपिक आता यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अब यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं है? तो बच्चों आप बताओगे जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं है। यूरोपियन संघ की कब स्थापना हुई? 1992 में जो है यूरोपियन संघ की स्थापना हुई। 24.3 यूरोपियन संघ के किस देश ने यूरो मुद्रा को मानने का प्रतिरोध किया? कहने का तात्पर्य क्या है? स्वीडन। स्वीडन ने जो है विरोध किया इसका। 24.4 निम्नलिखित में से यूरोपियन संघ किस मामले में आपसी सहमति नहीं बना पाया? आपको पता है संविधान के मामले में जो है आपसी सहमति नहीं बना पाया। आपको एक कार्टून भी दिखाई देता है जिसमें टाइटैनिक जहाज को वगैरह दिखाया गया है, वो इसी मसले पे दिखाया गया है। अब आपको मैप का क्वेश्चन करना है। आइए जानते हैं मैप के क्वेश्चन में क्या क्या आंसर रहने वाले हैं। नंबर 1, कर्पूरी ठाकुर से संबंधित राज्य। अगर कर्पूरी ठाकुर संबंधित राज्य की बात करेंगे तो ए है रहेगा, वो रहेगा बिहार। लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित राज्य वो डी, यूपी। निजली गप्पा से संबंधित राज्य बी, कर्नाटक। और बीबी गिरी से संबंधित राज्य सी, आंध्र प्रदेश। तो बच्चों इस तरह से इसके ये आंसर होंगे। आगे चलते हैं। ये मैप का क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कार्टून का अध्ययन कीजिए और आंसर दीजिए। इस कार्टून में किस पार्टी के लिए उम्मीदवार चुना जा रहा है? यहाँ कांग्रेस की बात हो रही है। कार्टून में दिखाए गए किसी एक नेता की पहचान कीजिए, तो जवाहरलाल नेहरू दिख जाएंगे। 1951 के चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका थी? बच्चों 1951 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और बहुत भारी संख्या में जो है सीटें जीती और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। ये आप लिख देंगे। बच्चों अब मेन मेन पॉइंट पे चलते हैं, वो है 6 नंबर के क्वेश्चन। हमने 1 नंबर के कवर कर लिए, 2 नंबर के कवर कर लिए, 4 नंबर के कवर कर लिए। आप चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, सोवियत संघ के पतन के भारत पर पड़ने वाले किन्हीं 3 प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि भारत जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो उसके बाद उसमें भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, आइए जानते हैं। नंबर 1, विदेश नीति में हमें परिवर्तन करना पड़ गया। कहने का तात्पर्य क्या, जो हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ था उसको हमने धीरे से बदलाव करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, जो वित्तीय सहायता हमें सोवियत संघ से मिल रही थी उसमें कमी आ गई, क्योंकि जब सोवियत संघ का बिखराव हो गया तो भारत को जो लगातार कहीं ना कहीं सुविधा मिल रही थी, वित्तीय सहायता मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं कम हो गई। तीसरा, अमेरिका से संबंध मजबूत करने लग गए। क्यों? क्योंकि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो हम अमेरिका को डिनाई नहीं कर सकते थे, तो हम जो है कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ जाने लग गए। तो इस तरह आपसे ये 3 पॉइंट जो आप एक्सप्लेन कर देंगे। इसका ऑप्शन की नंबर बात करेंगे। सोवियत प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषता बताइए। सोवियत प्रणाली की बच्चों क्या क्या विशेषता थी आपको पता होगा। नंबर 1, विकसित अर्थव्यवस्था थी, सब चीजें बनाती थी वहां पे। उन्नत संचार प्रणाली थी, उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था बहुत ही बढ़िया था। न्यूनतम मजदूरी सुरक्षा उन्होंने सबको प्रदान की गई थी, यानी कि जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो सोवियत प्रणाली में सबको मिली हुई थी। उसके विशाल ऊर्जा संसाधन थे। तो इस तरह सोवियत प्रणाली काफी अच्छी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 28,
वर्तमान संदर्भों में संसाधनों की भू राजनीति को संक्षेप में बताइए। अगर हम संसाधनों की भू राजनीति की बात करें तो बच्चों अब आपको पता ही होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है आ, भू राजनीति का अपना एक बहुत बड़ा रोल है। अब कैसे, आइए जानते हैं। जब आपको पता है कि पश्चिमी देश जो है अपनी साम्राज्यवादी नीति का विस्तार कर रहे थे, तो वो इसी का अपना रहे थे कि वो किसी तरह से लोगों के साथ अलायंस करें और अपनी जगह को और बढ़ाएं। दूसरी बात, शीत युद्ध के दौरान ही इसका प्रयोग किया गया। तेल के लिए भी टकराव आपको देखने को मिल जाएगा। जो इराक पे हमला किया गया था, वो क्या किया गया था, वो तेल के लिए किया गया था। उसने कहा कि वहां पे जो है वेपन्स मिल जाएंगे आपको, जैविक हथियार मिलेंगे, मिला कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो तेल लेना चाहता था। चौथा पॉइंट, जल के लिए भी संघर्ष हुआ। इजराइल, सीरिया, जॉर्डन वगैरह के बीच में संघर्ष देखने को मिला, तो इसे जल युद्ध की संज्ञा भी कही गई। कहने का तात्पर्य क्या है कि हालात अगर ऐसे ही रहे तो आने वाले टाइम में जो है जल युद्ध होने की भी संभावना रहती है। और कई बार देखा भी गया है कि जल के लिए संघर्ष हुए हैं, जिसमें इजराइल, सीरिया, जॉर्डन के बीच जो है 1950-60 के बीच में जो संघर्ष हुआ, वो कहीं ना कहीं संसाधनों की भू राजनीति के संदर्भ में है। अब बात करते हैं पृथ्वी को बचाने के लिए क्या क्या गया 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 था, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बच्चों आपको पता ही है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सहकारी की नीति अपनाएं। पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिण के बीच भारतीय जो वार्ता है उस पर बात की जाए। बच्चों देखिए, जो उत्तरी गोलार्ध के दो देश है या दक्षिणी गोलार्ध के देश है, उनमें सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि उनको विकासशील देशों को तो ये लगता था कि ये जो सारा कचरा किया है, जो खराब किया है, वो करा है विकसित देशों ने, तो उनपे जो है ज्यादा पैसा लेना चाहिए उनसे। जबकि विकसित देशों को कहना यह था कि विकासशील देशों की जो तकनीक है वो अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रदूषण करते हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह की डिबेट एक दूसरे के ऊपर विरोध चल रही थी। कुछ सम्मेलन भी हुए, जिसमें 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किया गया। 170 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इसमें 27 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। कुल मिलाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बल दिया गया कि किस तरह से हम ऐसे कार्य करें कि आने वाली पीढ़ी भी संसाधनों का प्रयोग कर सके और हम भी अपना विकास भी कर सकें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28। स्वतंत्र भारत अनेक समस्याओं और चुनौतियों से घिरा हुआ था। किन्हीं 3 सहायक बिंदुओं के द्वारा बताइए। बच्चों जब आजाद हुआ तो राष्ट्रीय निर्माण के सम्मुख जो है कुछ प्रमुख चुनौतियां थी। उन 3 चुनौतियों को इसने पूछा है। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देश की एकता को बनाए रखना। आपको पता है कि जब हम लोग आजाद हुए तो हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत भयंकर दंगल हुए। कहने का तात्पर्य क्या है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा हुआ। उस स्थिति में देश को एकता में बनाए रखना एक सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरा था लोकतंत्र को कायम रखना। बच्चों नेहरू जी ने आजाद होते ही ये माना कि हम लोकतंत्र को बनाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से ही सरकार को चलाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से ही चुन के आएंगे। अक्सर कई देशों में देखा गया है कि जैसे ही कोई देश आजाद होता था तो वहां के नेता जो है उसको तानाशाही की तरफ जो है गिरफ्त में ला देते थे। परंतु भारत के संदर्भ में नेताओं ने फैसला लिया कि वो जो है लोकतंत्र को कायम करेंगे। तीसरा पॉइंट जो है सभी तबकों का विकास। सभी तबकों का विकास का मतलब ये है कि नेहरू जी का मानना ये था कि जितने भी तबके हैं, चाहे अमीर वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, सबको साथ लेके चलना है। ऐसा ना हो कि विकास का पैरामीटर जो है वो अमीरों के लिए ही हो खाली, सभी वर्गों को साथ लेके चलने की बात की जाती है। इसके ऑप्शन के ऊपर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का जो ऑप्शन है, स्वतंत्र भारत में रजवाड़ों की विलय की कोई साधारण समस्या नहीं थी, कोई 3 उदाहरण के द्वारा पुष्टि कीजिए। बच्चों आपको पता है कि पूरे देश में जो है 565 रियासतें थी जिनको भारत में विलय करना था, और इस विलय की जो जिम्मेदारी किसको दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। पर 3 रियासतें ऐसी थी जो मिलने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। सबसे पहले हैदराबाद। हैदराबाद के शासक थे निजाम। निजाम से जब कहा गया कि अब भारत में शामिल हो जाओ, तो वो भारत में शामिल होने को तैयार ही नहीं थे। इनके अपने सेना थी जिनको रजाकार कहते हैं, वो आतंक मचाए हुए थे वहां। तब भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया और इस तरह से हैदराबाद को भारत में शामिल किया। दूसरा, कश्मीर की समस्या भी वही थी। कश्मीर के राजा हरि सिंह हुआ करते थे। उनसे पूछा गया कि भैया आप भारत में शामिल होंगे, उन्होंने मना कर दिया। वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पे साइन करना नहीं चाहते थे। पर जब कबीले वालों ने उन पे आक्रमण कर दिया तो जान आफत में आ गई। तो उन्होंने जो भारत से मदद मांगी, तो भारत ने कहा कि आप जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दीजिए और आप हमारे अंदर शामिल हो जाएंगे, हम आपकी मदद कर देंगे। इसी तरह से मणिपुर की समस्या थी। मणिपुर में भी जो है भारत में विलय के संबंध में कई समस्याएं थी, जिसको फिर सॉल्व कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट पे चलते हैं बच्चों। कश्मीर की क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए अलग अलग पक्ष
किन्हीं 3 बिंदुओं के संदर्भ में बात कीजिए। बच्चों, कश्मीर के संदर्भ में आपको पता है कि क्षेत्रीय स्वायत्तता दी गई थी, आर्टिकल 370 वहां पे लगाया गया था। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं। पक्ष का मानना यह है कि विकास के लिए स्वायत्तता बहुत जरूरी थी। यानी कि जब हरि सिंह के द्वारा जो है विलय कराया गया था भारत में, तो वहां की जनता जो थी वो मुस्लिम थी। उनको लगता था कि हरि सिंह ने जो है ये जबरदस्ती जो है विलय करवा दिया। तो जब उस टाइम उनसे कहा गया कि भैया आपका विलय तो हुआ है, पर आप अपने बहुत सारे फैसले अपने आप ले लेंगे और आपको इसके लिए थोड़ा सा आपको स्वायत्तता भी दी जाएगी, जिससे कि आपका विकास नहीं रुकेगा। और यही कारण है कि आर्टिकल 370 उसी टाइम प्रयोग किया गया था, जिसमें कि भारत सरकार के द्वारा कोई भी कानून बनता था तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा को पावर थी कि पहले उसको पास करती थी, तब जम्मू कश्मीर में वो लागू होता था। और जो लोग मानते हैं कि 370 क्षेत्रीय स्वायत्तता यानी कि 370 सही नहीं थी, उनका मानना यह है कि ये एकता की अखंडता के लिए खतरा है। और अगर हम किसी को क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान करते हैं तो वो कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाती है। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि जरूरी नहीं है किसी को भी स्पेशल स्वायत्तता दी जाए, क्योंकि अगर स्पेशल स्वायत्तता देंगे तो और लोग भी मांग करेंगे, और स्पेशल स्वायत्तता देने की वजह से जो है भारत सरकार जो है कमजोर हो जाती है। तो पक्ष वालों का मानना है कि जरूरी थी और विपक्ष वालों का मानना है कि जरूरी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन वाले में, भारत के विभिन्न भागों में उठने वाली 3 क्षेत्रीय मांगों के बारे में वर्णन कीजिए। बच्चों, भारत की अगर बात करें क्षेत्रीय आकांक्षाएं से ये टॉपिक पूछा गया है। सबसे पहले तो स्वायत्तता की मांग। स्वायत्तता की मांग की बात करें तो कुछ जगह ऐसी थी जहां पे लोगों ने अपना अलग राज्य बनाने की मांग की। खासकर गैर आसमी लोगों के द्वारा जो है अपना राज्य अलग बनाने की मांग की गई, जिसमें करबी दिमसा समुदाय के लोग भी आते हैं। दूसरा, भारत में कई अलगाववादी आंदोलन भी चले, जैसे पंजाब में खालिस्तान की मांग जो की गई थी कि अलग पंजाबियों के लिए अलग देश की बात की गई। वहीं मिजोरम में जो है लाल डेंगा के नेतृत्व में जो है अलग भारत से अलग होने की मांग की गई थी। उनका मानना यह था कि जब ब्रिटिश इंडिया के था, जब ब्रिटेन के गुलाम थे, तब भी हम उनके गुलाम नहीं थे और हम भारत के कभी हिस्सा नहीं रहे, तो उन्होंने जो भारत से अलग होने की बात की। तीसरा, नागालैंड में भी अंगमी जप्पू के फिजो के ने नागा ने भारत से अलग होने की बात की। तो स्वायत्तता के साथ साथ अलगाववादी आंदोलन भी भारत में देखने को मिले थे। तीसरी जो समस्या थी वो थी बाहरी लोगों का विरोध। गैर आसमी लोगों को लगता था कि बाहर के लोग आ रहे हैं, उनके संसाधनों को हड़प रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी संख्या को अल्पसंख्यक में ला देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके संसाधन छिन जाएंगे और बाहरी लोग उन पे हावी हो जाएंगे। तो उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया और कहा कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनको एक तो जो विदेशों से आ रहे हैं उनको वापस भेजा जाए और उनकी संख्या को लगातार कम किया जाए, जिसके लिए उन्होंने संगठन भी बनाया। आसू नाम का संगठन था और असम गण परिषद भी आई जो सत्ता में इसी बात पे आई। तो इस तरह से भारत में देखा जाए तो कई तरह के आंदोलन, चाहे वो स्वायत्तता वाले आंदोलन हो या अलगाववादी आंदोलन हो, बाहरी लोगों का विरोध हो, वो देखने को मिला। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने ये जाना कि डीओई का जो सैंपल पेपर जारी किया है उनके संभावित आंसर क्या है, क्या आंसर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको डीओई का सैंपल पेपर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसकी अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे ये प्रैक्टिस का दौर जारी है और जितना ज्यादा आप पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप पेपर को पढ़ेंगे, उतने ही आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए पेपर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।